हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स में विपिन सर में। आज के वीडियो में हम स्ट्रेट लाइन सरल रेखा लेकर के आए हैं। देखिए, जहाँ तक सरल रेखा पढ़ाया था उसी के आगे का लेक्चर है, आगे का टॉपिक, आगे का वीडियो है। देखिए, हर वीडियो में यही कहते हैं कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, आप पढ़िए। 2-4 लेक्चर लगातार पढ़ के आपने देखा होगा, पढ़ लीजिए। जब आपको लगे कि नहीं अच्छा पढ़ा है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। हम आपको 100% समझाने का प्रयास करते हैं, तो हमारी मेहनत सफल हो, इसलिए सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। देखिए, और कमेंट्स ज़रूर करिए। कमेंट्स करने से, आपके कमेंट्स करने से हमें पता चलेगा कि हम जो पढ़ा रहे हैं आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कैसा रिस्पांस मिल रहा है। इसलिए कमेंट्स ज़रूर करिए और शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ सकें। और सब्सक्राइब अभी कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको इंटर के क्लास 12th के मैथ्स के वीडियो और कंपटीशन तक के वीडियो मिलेंगे। फिलहाल देखिए, ज़्यादा बात ना करते हुए इस क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, जो क्वेश्चन भी हो जाने चाहिए काफ़ी हद तक। ये NCERT एग्जाम्पलर क्वेश्चन है। हम आपको हर वीडियो में बता रहे हैं कि हमारे वीडियो में जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे NCERT के मिलेंगे, NCERT एग्जाम्पलर मिलेंगे। देखिए, NCERT जो एग्जाम्पलर है अपने आप में बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन होते हैं। ज़्यादातर बच्चे नहीं लगाते होंगे, मुझे पता है कि ज़्यादातर बच्चे NCERT एग्जाम्पलर नहीं लगाते होंगे, जबकि लगाना चाहिए। बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं। और देखिए, इसके साथ साथ जो अन्य बुकों के, अन्य किताबों के अच्छे क्वेश्चन होंगे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन होंगे, वो भी आपको मिलेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अभी से, ताकि नोटिफिकेशन हर वीडियो को मिलता रहे। देखिए, ये NCERT एग्जाम्पलर है, NCERT एग्जाम्पलर क्वेश्चन है। NCERT एग्जाम्पलर बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं। कहा गया एक रेखा 3,0 से होकर जाती है। एक रेखा 3,0 से, थोड़ा सा जल्दी से समझेंगे क्योंकि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो सके। देखिए, ये समझाएंगे, कुछ इसी के जैसा एक क्वेश्चन लिखेंगे, उसका आंसर लिखेंगे, वो आपको सॉल्व करना होगा। एक रेखा 3,0 से जाती है तथा x अक्ष की धन दिशा से 30 अंश का कोण बनाती है। पहले इतना समझिए। देखिए, रेखा 3,0 से जाती है, वो 3,0 वाला बिंदु A है। देखिएगा, ये मूल बिंदु है। ये मान लीजिए 3,0 वाला कोई बिंदु है। ये मान लीजिए 3,0 वाला बिंदु A है। ये 3,0 वाला बिंदु है। ये यहाँ से होकर जाती है, ऐसे जाती है। ये रेखा जा रही है। देखिए, एक रेखा 3,0 से जाती है, और 3,0 कहाँ पर होगा आपको पता है। इसमें देखिए x अक्ष पर होगा। क्यों? क्योंकि इसमें y का मान 0 है। देखिए, क्वेश्चन बहुत ढंग से समझना। NCERT एग्जाम्पलर क्वेश्चन जो होते हैं अपने आप में बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, ज़बरदस्त क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही गजब के क्वेश्चन होते हैं। इसलिए इनको समझना बहुत ज़रूरी है। और हम आपको बता दें, हमारे वीडियो में जो आपको क्वेश्चन मिलते हैं अच्छे क्वेश्चन ही होते हैं। NCERT एग्जाम्पलर और अन्य बुक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। देखिए, तो एक रेखा A बिंदु 3,0 से जाती है, x अक्ष की धन दिशा से 30 अंश का कोण बनाती है। ये 30 अंश का कोण बनाती है। ये 30 अंश का कोण बनाती है। यदि इस रेखा को दक्षिणावर्त दिशा में 15 डिग्री घुमा दिया जाए। दक्षिणावर्त, देखिए आपको बता दें, पिछले वीडियो में दक्षिणावर्त इधर होता है। दक्षिणावर्त, शायद उल्टा तो नहीं लिख दिया, 1 मिनट देख लेते हैं जरा। हाँ, सही है। दक्षिणावर्त दिशा में घुमा दिया जाए, तो ये दक्षिणावर्त सही लिखा है। दक्षिणावर्त इधर होगा। दक्षिणावर्त को हम लोग क्या बोलेंगे? इंग्लिश में बोलते हैं क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में, जिस दिशा में घड़ी चलती है उसी दिशा में घुमा दिया जाए। अगर घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाया जाए तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, और हिंदी में बोलते हैं वामावर्त। तो इसी रेखा को दक्षिणावर्त, इस रेखा को दक्षिणावर्त दिशा में 15 डिग्री घुमा दिया जाए। तो दक्षिणावर्त मतलब इस साइड घुमाएंगे। अगर वामावर्त होता तो देखिए, दक्षिणावर्त है तो इस साइड घुमाएंगे, और वामावर्त होता तो इस साइड घुमाते। तो कितना घुमा दिया जाए? 15 डिग्री। तो 15 डिग्री देखिए घुमा दिया जाए। गौर से देखिएगा, तो इधर से 15 डिग्री घुमाने का मतलब ये आ गई रेखा, ये रेखा आ गई। ये देखिए 15 डिग्री घुमा दिया गया, ऐसे घुमाया गया, 15 डिग्री घुमा दिया गया। दक्षिणावर्त मतलब घड़ी की सुई की दिशा में 15 डिग्री घुमाना है। घड़ी की सुई की दिशा में देखो, ये 15 डिग्री घुमा दी गई। तो ये नई अवस्था में हो गई, नई अवस्था में रेखा मिल गई, नई अवस्था में मिल गई, या नई स्थिति में मिल गई, नई अवस्था में। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, अब ये जो कोण बचा होगा, ये वाला, ये 15 डिग्री बचा होगा।
हमने क्या बताया, ये वाला जो कोण अब बचा होगा 15 डिग्री ही बचा होगा। क्यों? क्योंकि आप समझ सकते हो। देखिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, अच्छा क्वेश्चन, हम प्रयास करते हैं कि आपको 100% समझाने का। मैंने हर वीडियो में बोला है कि हमारे वीडियो फॉर्मेलिटी के लिए नहीं है, सिखाने के लिए, इसीलिए बार बार बोलते हैं आपकी जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया वो सब्सक्राइब जरूर कर ले, तुरंत जाके सब्सक्राइब कर ले। अब देखिए जरा गौर से, तो दक्षिणावर्त में इसको दक्षिणावर्त दिशा में ऐसे इस तरफ 15 डिग्री घुमाया गया, तो पूरा कोण पहले कितना था 30 अंश, जब 15 डिग्री घुमा देंगे तो एक्स अक्ष से इसका कोण कितना बचेगा 15 डिग्री। तो कहा गया है इस रेखा का समीकरण ज्ञात करिए। देखिए यहाँ पर हम लोग पिछले वीडियो में जो आपको बताया था वो कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं रेखा का समीकरण का। गौर से देखिएगा, इसी टाइप का क्वेश्चन लिखेंगे, रेखा का समीकरण। रेखा का समीकरण का हम लोग ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, ये वाला। देखिए हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में, इसलिए हमारे देखिए जब हमारे लेक्चर आप किसी भी टॉपिक पर पूरे स्टार्टिंग से लेक्चर देखेंगे, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 इस तरीके से देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे, क्योंकि हम बिल्कुल इस स्टार्टिंग से लेके चलते हैं और सीरियल से पढ़ाते हुए चले जाते हैं। इसलिए आप स्टार्टिंग से देखिए सारे लेक्चर, जैसे इसके पहले वाले आपने लेक्चर देखे होंगे तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो रेखा का समीकरण ये कब लगाते हैं पहले सुनिए। ये रेखा का समीकरण तब लगाया जाता है जब हमें ये पता हो कि रेखा एक बिंदु से जाती है। तो यहाँ पर रेखा किस बिंदु से जाती है 3,0 से, तो x1 की वैल्यू 3 हो गई और y1 की वैल्यू 0, x1 की वैल्यू 3 और y1 की वैल्यू 0 हो गई। मतलब ये वाला फार्मूला, ये वाला कॉन्सेप्ट हम तब लगाते हैं जब वो बिंदु पता हो, वो एक बिंदु पता हो जिससे होकर रेखा जाती है, वो एक बिंदु पता हो जिससे होकर रेखा जाती है, वो एक बिंदु पता होना चाहिए जिससे होकर रेखा जाती है, या फिर कह सकते हैं वो बिंदु पता हो, वो एक बिंदु पता हो जिससे होकर रेखा जाती है, या कह सकते हैं वो एक बिंदु पता हो जो रेखा पर स्थित हो, वो एक बिंदु पता हो जो रेखा पर स्थित हो, वो एक बिंदु पता हो जो रेखा पर स्थित हो। तो 3,0 से रेखा होकर जाती है, कह सकते हैं 3,0 रेखा पर स्थित है। तो ये सूत्र लगाया जाए तो देखिए x1 की जगह 3 हो जाएगा, y1 की जगह 0, लेकिन बात आती है m का मतलब प्रवणता। तो प्रवणता हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं। देखिए m बराबर कैसे निकाल सकते हैं, ये कोण, क्योंकि इसका निकालना है समीकरण, इसका समीकरण निकालना है, इसका नई दशा में देखो कहा गया है, तो नई दशा में रेखा का समीकरण, तो नई दशा यही है, नई अवस्था में, तो इसका समीकरण निकालना है। तो अब ये कितना x अक्ष से कितना कोण बना रही 15। आपको पता है जब रेखा x अक्ष से थीटा कोण बनाती है, जब रेखा x अक्ष से थीटा कोण बनाती है तो आप प्रवणता के लिए tan थीटा लिखते हैं, m बराबर tan थीटा लिखा जाता है। यहाँ पर रेखा x अक्ष से 15 कोण बना रही तो m बराबर हो जाएगा tan थीटा होता है जब रेखा x अक्ष से थीटा कोण बना, 30 मत लेना। अगर इसका समीकरण निकालना होता इस वाली का तो 30 लेते, इसका समीकरण निकालना है तो 15 लेंगे। देखिए अब इसका मान कैसे निकालेंगे, 15 को लिख दिया जाए 45 माइनस 30, 45 माइनस 30, इसमें ये फार्मूला लगा दिया जाए tan a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है। देखिए जिसको पता हो तो ठीक है, नहीं पता तो इधर देखिए, tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a tan b। देखिए tan 15 को 45 माइनस 30 लिख सकते हो, तो पहले tan a मीन्स tan 45 माइनस tan b मतलब 30, a की जगह 45 और b की जगह 30, थोड़ा सा ढंग से देखिएगा, अपान इससे m निकलेगा 1 प्लस tan 45 tan 30। अब देखिए tan 45 की वैल्यू 1, tan 30 की वैल्यू 1 अपान √3, tan 45 की वैल्यू 1 और tan 30 की वैल्यू 1 अपान √3, सारी वैल्यू रख दी गई। देखिए कैलकुलेशन भी हम आपको बता रहे हैं, इसी के जैसा एक सवाल लिखा जाएगा तो समझिएगा ज़रा गौर से। ये शायद हो सकता है स्क्रीन पर ना आ रहा हो तो इधर देखिए, m इक्वल टू tan 45 की वैल्यू 1, tan 30 की वैल्यू 1 अपान √3, यहाँ पर tan 45 की वैल्यू 1 और tan 30 की 1 अपान √3। देखिए ऊपर से √3 एलसीएम करेंगे तो आएगा √3 माइनस 1 अपान √3, नीचे से √3 एलसीएम करेंगे √3 प्लस 1 अपान √3, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आया √3 माइनस 1 √3 प्लस 1। ये m की वैल्यू आ गई, ये m की वैल्यू आ गई।
चाहो तो इसके संयुग्मी से गुणा कर दो, कॉन्जुगेट से। ऐसे देखिए कैसे, गौर से देखिएगा, √3 - 1 √3 + 1, इसके कॉन्जुगेट से अंश और हर में गुणा कर दें। संयुग्मी से, इसको बोलते हैं परिमेयकरण। क्या बोला जाता है मैथ की भाषा में? परिमेयकरण। तो √3 + 1 का परिमेयकरण मीन्स √3 - 1 और √3 - 1। देखिएगा ऊपर बन जाएगा √3 - 1 √3 - 1, तो √3 - 1 का होल स्क्वायर बनेगा। नीचे देखिए बना a + b a - b, हर में कौन सा फार्मूला बन गया? a + b a - b, a + b a - b, तो बनेगा a² - b²। a² मीन्स √3 का स्क्वायर, b² 1 का स्क्वायर। इसको तोड़ दिया जाए, a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर। देखिए a² + b² - 2ab, a² + b² - 2ab अपान 2। तो देखिएगा जरा m की वैल्यू कितनी आ गई? m की वैल्यू ये हो जाएगा 4 - 2√3, 4 - 2√3 अपान 2। ऊपर से 2 कॉमन कर लेंगे तो 2 - √3 अपान 2, 2 से 2 कैंसिल, तो m की वैल्यू 2 - √3। ये प्रवणता निकली, ये प्रवणता निकली। प्रवणता पूरा आपको समझा दिया गया, कैसे निकली आप देख सकते हैं, आपके सामने लगा हुआ सवाल है। अब समीकरण निकाला जाए। अब देखिए रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण क्या होता है? y - y1, y1 x1 y1 वो एक बिंदु होता है। 20 बार समझा चुके, पिछले वीडियो से बताते चले आ रहे हैं। x1 y1 वो बिंदु होता है जिससे होकर रेखा जाती है, या वो बिंदु होता है जो रेखा पर स्थित होता है। तो y1 की जगह 0। देखिएगा m निकालने में इतना समय लग गया। इसी टाइप का भी एक क्वेश्चन, m की जगह लिखोगे 2 - √3, m की जगह 2 - √3, x - x1 की जगह 3, x - x1। अब इसको हल करेंगे तो x का गुणा करा देंगे तो आएगा x × 2 - √3, -3 का करा देंगे 2 - √3, तो y बराबर x 2 - √3, ये हो जाएगा -6 + 3√3। ये हुआ रेखा का समीकरण। इसी टाइप का एक क्वेश्चन हम लिख रहे हैं। इसी टाइप का मतलब इसी टाइप से क्या है, इससे मिलता जुलता हुआ होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। तो इसी टाइप का क्वेश्चन और लिख रहे हैं, गौर से जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये देखिए जो दो क्वेश्चन स्क्रीन पर या बोर्ड पर दिखाई दे रहे हैं, दोनों NCERT के। गौर से देखिएगा, दोनों आपको सॉल्व करने, दोनों के आंसर लिखे, दोनों NCERT की। ये भी NCERT का, ये भी NCERT का। एक रेखा जो 2, 2, 2√3 से जाती है तथा x अक्ष की धन दिशा से 75 अंश का कोण बनाती, तो रेखा का समीकरण निकालना, ये आंसर आएगा। सीधे यही कॉन्सेप्ट लगाना है। देखिए आपको पिछले 2 वीडियो से बताते चले आ रहे हैं कि ये वाला कॉन्सेप्ट कब लगाना होता है। तो जब रेखा किसी एक बिंदु से जाए, x1 y1 एक बिंदु से जाए और रेखा की प्रवणता पता चल जाए, रेखा की प्रवणता पता चल जाए। x1 y1 वो बिंदु होता है जिससे होकर रेखा जाती है, या कह सकते हैं x1 y1 वो बिंदु होता है जो रेखा पर स्थित होता है। तो एक रफली सा जैसे फिगर लें, पहले समझिए पहला वाला। अगर रफली सा एक फिगर ले लें तो ऐसे मान लो इस टाइप से होगी रेखा। ये देखिए ये किससे जाती है? 2, 2√3 से जाती है, और ये कितना कोण बनाती है? 75। तो देखिए x1 की जगह 2 और y1 की जगह 2√3 और 75, ये आंसर दिया। 75 का मान, तो m बराबर, देखो इसमें थोड़ा सा समझ लो, m बराबर इस बार हो जाएगा tan 75, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर प्लस का फार्मूला लगेगा, और प्लस के फार्मूले में यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। तो इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 2 + √3 आएगा, जैसे अभी सॉल्व किया था। तो m की वैल्यू हो जाएगी 2 + √3, m की वैल्यू 2 + √3 सॉरी, वो आंसर आएगा, लिखा हुआ है। कर लेंगे। NCERT क्वेश्चन है, ये भी NCERT का है। उस रेखा का समीकरण जो 0, 0 से जाती, जिसकी प्रवणता m है, y बराबर mx। इसको तो आप ये समझ लो कि कभी भूलने नहीं है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसको बोलते हैं दूसरे भाषा में मूल बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण। मूल बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण, इसको जो भूल गया वो पछताएगा। मूल बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण, ये सीधे फार्मूला हो गया y बराबर mx। ऐसे बनेगा, ऐसे, ये देखिए मूल बिंदु है 0, 0, ये बनेगा मूल बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण। ये सीधे फार्मूला ही है भैया, इसको लगाएंगे इसी कॉन्सेप्ट से।
x1 की जगह भी 0 और y1 की जगह भी 0 और m की जगह सीधे m ले लेंगे। ये सीधे सूत्र बनेगा। इसको तो कभी भूलना ही नहीं है। जो भूल गया वो जीवन भर पछताएगा, कभी भूलना नहीं है। ये सूत्र हो गया कि मूल बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण y बराबर mx, y बराबर mx, y बराबर mx, y बराबर mx, y बराबर mx। और अगर आपको बता दें, अगर यही रेखा मूल बिंदु से जाए लेकिन इस टाइप से जाए, इस टाइप से, ये भी देखो मूल बिंदु से जाती 0,0 से, तो इसका समीकरण होता है y बराबर माइनस mx, y बराबर माइनस mx होता है। दोनों में फर्क है। देखिए ये मूल बिंदु से जाती है तो ये जो कोण बनाएगी ये न्यून कोण होगा, ये न्यून कोण होगा, ये न्यून कोण होगा, इसलिए m का मान प्लस में आएगा। m बराबर tan थीटा होता है। m बराबर क्या होता है? tan थीटा। m बराबर tan थीटा। तो ये थीटा जो होगा 90 से कम आएगा तो वैल्यू प्लस में आएगी। और यहाँ पर देखिए ये थीटा होगा, ये थीटा, और m बराबर क्या होता है? tan थीटा। तो ये 90 से ज़्यादा है, 90 से ज़्यादा है तो m का मान 90 से जब यहाँ पर ज़्यादा लेंगे, थीटा की जगह जब 90 से ज़्यादा लेंगे तो m का मान माइनस में आएगा। तो ऐसे बनेगा। ये दोनों चीज़ें याद रखना। देखिए हमने आपको बताया कि हमारे वीडियो में आपको फॉर्मेलिटी के लिए नहीं मिले, हम वाकई में आपको सिखाने के लिए छोटी छोटी चीज़ें सिखा करके तब आप बड़ी चीज़, बड़े क्वेश्चन लगा सकते हैं जब आपका बेस बिल्कुल क्लियर होगा। इसलिए हमने कहा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट्स पहले करिए। तो अगर इसको तो क्या बोलेंगे? सीधे मूल बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण y बराबर mx, फिगर ऐसे बनेगा। ये भी मूल बिंदु से जाएगी लेकिन इसमें m का मान माइनस हो जाएगा, बस इतना ध्यान रखना है। तो इनको दोनों को सॉल्व करना है। स्क्रीनशॉट लीजिए तो कुछ और अच्छे क्वेश्चन बताते हैं। गौर से जल्दी से स्क्रीनशॉट। हमारे वीडियो में NCERT एग्जाम्पलर और अन्य इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। अब देखिए जो स्क्रीन पर लिखा हुआ है अगले कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन। दो बिंदुओं x1 y1 एवं x2 y2 से जाने वाली रेखा का समीकरण। अभी तक जो आप पढ़ रहे थे उसमें क्या था? एक बिंदु था, एक बिंदु x1 y1 था और प्रवणता थी, एक बिंदु था और प्रवणता थी, एक बिंदु x1 y1 से जाने वाली रेखा का समीकरण था। अब दो बिंदुओं से जाने वाली, जैसे मान लीजिए इधर देखिएगा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। एक बिंदु ये है x1 y1 और एक बिंदु ये है x2 y2। तो दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण ऐसे y माइनस y1, y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, x माइनस x1। ये कॉन्सेप्ट होता है। ये इसमें होता क्या है देखिए, जैसे एक मिनट देखिए, एक दो क्वेश्चन नॉर्मली देखिए फिर अच्छे क्वेश्चन। जैसे अभी आप पढ़ रहे थे एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, ऐसे पढ़ रहे थे। ये एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण है। एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण अभी तक आप ऐसे पढ़ रहे थे y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। अब बस सीधे आपको क्या करना है, यहाँ पर m की वैल्यू रख दो। m बराबर आप क्या पढ़ते चले आ रहे हो? m बराबर पढ़ते चले आ रहे हो y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। यही तो पढ़ रहे हैं m बराबर। तो m की जगह वैल्यू रख दी जाए। देखिए y माइनस y1, m की जगह वैल्यू रख दी गई y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 और x माइनस x1। तो बस केवल m की वैल्यू रख दी गई। ये जो आपने समीकरण पढ़ा था इसी समीकरण में यहाँ पर m की वैल्यू रख देंगे तो यही बन जाएगा। m की वैल्यू रख दी गई। कोई भी एक क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे ओरल अभी एक आध फिर लिखेंगे, उनके आंसर लिखेंगे। जैसे आपसे कह दिया जाए दो बिंदुओं, जैसे आपसे कह दिया जाए दो बिंदुओं AT1 स्क्वायर कामा 2AT1, AT1 स्क्वायर कामा 2AT1 तथा, थोड़ा समझिएगा, AT2 स्क्वायर कामा 2AT2 से जाने वाली रेखा का समीकरण, से जाने वाली रेखा का समीकरण। थोड़ा सा गौर से देखिएगा। दो बिंदु हैं AT1 स्क्वायर कामा 2AT1 तथा AT1। अभी इसी टाइप के एक दो क्वेश्चन लिखेंगे तो आप सॉल्व कर लेंगे, आंसर सहित लिखेंगे। दो बिंदुओं AT1 स्क्वायर कामा 2AT1 तथा AT2 स्क्वायर कामा 2AT2 से जाने वाली रेखा का समीकरण। तो आप देखिए यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, यही सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो कैसे, देखो ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। तो कैसे लिखोगे? देखो आप लिखोगे y माइनस y1, ये है x1 y1 x2 y2। तो y1 की जगह क्या लिखा जाएगा? 2AT1। y2 माइनस y1,
y2 माइनस y1, तो y2 की जगह क्या लिखोगे 2at2 माइनस y1 की जगह 2at1 अपान x2 माइनस x1, देखो x2 at2 स्क्वायर माइनस x1 at1 स्क्वायर, और यहाँ पर x माइनस x1 की जगह at1 स्क्वायर। थोड़ा सा समझिएगा, इसी टाइप के एक दो क्वेश्चन अभी लिखेंगे। तो y माइनस 2at1, इससे 2a कॉमन कर लें तो आएगा t2 माइनस t1, इससे a कॉमन कर लें तो आएगा t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर, और ये x माइनस a t1 स्क्वायर। कैलकुलेशन देखिएगा तो y माइनस 2at1, a से a कैंसिल हो जाएगा, 2t2 माइनस t1। देखिएगा इसके फैक्टर करके लिख सकते हैं, इसके जो डिनोमिनेटर में वैल्यू लिखिए, पहले ये दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा के समीकरण का सूत्र लगा दिया गया। अब इसके फैक्टर कर सकते हैं, देखिए कैसे इसमें फैक्टर कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में लिखा जाता है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी, और एक ब्रैकेट में लिखा जाता है ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, और ये देखिए x माइनस at1 स्क्वायर, तो ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल। अब देखिए इसका इधर गुणा हो जाएगा, तो y में गुणा हो जाएगा किसका t2 प्लस t1 का, और इसके साथ भी होगा 2at1 t2 प्लस t1 इक्वल टू 2 का हो जाएगा तो हो जाएगा 2x, और 2 का इसमें हो जाएगा तो हो जाएगा 2at1 स्क्वायर। देखिए इतना समझ में आ गया होगा, अभी आगे भी सॉल्व हो जाएगा। कैलकुलेशन समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है कैलकुलेशन समझना। देखिएगा इधर इसका गुणा y के साथ, फिर 2at1 के साथ गुणा, 2 का x में और 2 का इसमें। देखो एक काम करते हैं, गौर से देखिएगा ये कितना लिखा हुआ है, ये लिखा है y ऑफ t2 प्लस t1, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा माइनस 2at1 t2, ये हो जाएगा माइनस 2at1 t2, इसका इसके साथ गुणा। अब इसका इसमें करेंगे तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, और हो जाएगा 2at1 स्क्वायर माइनस 2at1 स्क्वायर इक्वल टू 2x और माइनस 2at1 स्क्वायर। तो देखिए ये माइनस 2at1 स्क्वायर माइनस 2 इक्वल में ये सेम वैल्यू है। क्यों कैंसिल हुआ? क्योंकि जब ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, जब ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल हो जाएगा। अब ये 2x इस साइड लाएंगे तो हो जाएगा माइनस 2x और प्लस ये y t2 प्लस t1 माइनस 2at1 t2 इक्वल टू 0, ये हुआ। अब आपको दो सवाल लिख रहे हैं, एक तो ये लिखा है पहला सवाल, दो बिंदुओं, इसको लगाना है थोड़ा सा, देखिएगा। चलो एक ही लिख रहे, दो बिंदुओं -1, 3 तथा 4, -2 से जाने वाली रेखा का समीकरण, से जाने वाली रेखा का समीकरण। अभी इस पर बेस्ड बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बताए जाएंगे। हमने आपको बताया, हमारे आंसर देखिए, हमारे वीडियो में आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्लस अन्य अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, आप पढ़ के आइए स्टार्टिंग से। तो इसमें देखिए इसका आंसर है, लिख देते हैं x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, एक्स प्लस वाई माइनस, हाँ यही है, x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब अब देखिए इस पर बेस्ड कुछ अच्छे क्वेश्चन बताए जाएं, स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए। ये देखिए दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं। अब ये जो हैं ये एनसीईआरटी नहीं, लेकिन ये हमने बताया ना कि हमारे वीडियो में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर तथा अन्य बुकों के अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि सीखना बहुत ज़रूरी। जब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगे। दोनों एक जैसे हैं, दूसरे का आंसर लिखा है ये, तो आप सॉल्व करेंगे, पहला हम बताएंगे। एक त्रिभुज ABC के शीर्ष दिए गए तो माध्यिकाओं के समीकरण ज्ञात करना है, शॉर्टकट में लिख दिया समीकरण तक। दूसरा भी ऐसे, एक त्रिभुज के शीर्ष दिए गए तो माध्यिकाओं के समीकरण, 3 आंसर हैं, एक समीकरण ये है, दूसरा ये, तीसरा है।
अब 3 आंसर क्यों, क्योंकि 3 माध्यिकाएं होंगी ना, 3 माध्यिकाएं होंगी त्रिभुज में। तो पहले वाले का आंसर नहीं लिखा, पहला वाला हम सॉल्व करेंगे, दूसरा लिखा। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा जब किसी कॉन्सेप्ट के किसी मेथड के क्वेश्चन अपने आप भी सॉल्व करेंगे तभी थोड़ा सा मैथ स्ट्रांग बनेगी। इसलिए कहते हैं मेहनत करिए। देखिए मेहनत से जी मत चुराइए। इसीलिए हमने आपको बताया कि हमारे वीडियो फॉर्मेलिटी के लिए हम आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, तो आप अपने लिए मेहनत करिए, जीवन में कुछ हासिल करने के लिए मेहनत करिए, फ्यूचर में कोई टारगेट पाने के लिए, कुछ बनने के लिए थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है। और मैथ बहुत आसान सब्जेक्ट होता है। देखिए पहला वाला सवाल, तो पहला वाला सवाल को थोड़ा सा गौर से देखेंगे। जैसे ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है ABC, 3 माध्यिकाएं होती हैं, गौर से देखिएगा। तो एक ये है, ए है 2,5, बी वाला शीर्ष है -4,9 और सी वाला शीर्ष है -2,-1। अब जैसे एक माध्यिका ये AD हो गई, AD माध्यिका है, देखिएगा AD क्या है, माध्यिका। अगर AD माध्यिका है तो D जो है वो BC का मध्य बिंदु होगा, ये भी समझ लो। जो D होगा माध्यिका होने पर D क्या होगा, BC का मध्य बिंदु। D देखिए, D BC का मध्य बिंदु होगा। D जो होगा वो BC का मध्य बिंदु होगा। D किसका मध्य बिंदु होगा, BC का। तो D के निर्देशांक कैसे निकालोगे, पहले D के निर्देशांक देखो निकाल लें। पहले सुनिएगा, जब D के निर्देशांक देखो, हमें माध्यिका का अभी हम एक माध्यिका का समझा रहे हैं, अभी एक माध्यिका का, तीनों माध्यिकाओं का निकालना है, तीनों माध्यिकाओं का दूसरे में भी निकालना है, इसलिए 3 आंसर लिखें। तो अभी हम एक माध्यिका का बता रहे हैं, A वाला शीर्ष, B वाला शीर्ष, शीर्ष A से खींची गई माध्यिका AD। जो माध्यिका होती है वो सामने वाली भुजा को हमेशा मध्य बिंदु पर काटती है, हमेशा मध्य बिंदु पर मिलती है। जो माध्यिका होती है वो सामने वाली भुजा को मध्य बिंदु पर मिलती है या मध्य बिंदु पर काटती है। जैसे AD माध्यिका है तो D क्या होगा, BC का मध्य बिंदु, D BC का मध्य बिंदु होगा। देखो लिख भी दिया। तो D के निर्देशांक कैसे निकालोगे। अब देखिए, अगर हमें D का निर्देशांक पता चल जाए और A का निर्देशांक पता है तो यहाँ पर हम लोग वही अभी जो कॉन्सेप्ट बताया था कि 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण, जो अभी आपको कॉन्सेप्ट समझाया गया था। अभी कॉन्सेप्ट क्या समझाया गया था, थोड़ी देर पहले आपको एक कॉन्सेप्ट बताया गया था, 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण। 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण, ये बताया गया था। 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण, 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण। तो यहाँ पर देखिए A वाला निर्देशांक पता है, अगर D वाला निर्देशांक पता चल जाए तो कितने बिंदु हो जाएंगे, 2। फिर 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण का ये कॉन्सेप्ट यूज कर दिया जाएगा, ये सूत्र लगा दिया जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए। तो AD जब माध्यिका है तो जो माध्यिका होती है वो सामने वाली भुजा को हमेशा मध्य बिंदु पर ही काटती है, मध्य बिंदु पर ही प्रतिच्छेदित करती है, मध्य बिंदु पर ही मिलती है। मतलब D क्या हो जाएगा, BC का मध्य बिंदु। तो D BC का मध्य बिंदु हो जाएगा। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालते हैं, तो D के निर्देशांक कैसे निकालेंगे, देखो x1 + x2/2 कामा y1 + y2/2। तो देखिए तो D के निर्देशांक कैसे निकालेंगे, x1 + x2/2, x1 + x2, ये x1 y1 x2 y2, देखिएगा x1 + x2, प्लस की जगह माइनस ही रहेगा, y2 कामा y1 + y2/2। तो D वाला निर्देशांक कितना आएगा, देखो D वाला निर्देशांक आएगा -3 और ये 8/2 कितना आएगा, 4 आएगा। देखिए तो D, तो अब देखिए ये वाला बिंदु पता चल गया, ये वाला बिंदु आया -3, 4। तो अब माध्यिका AD का समीकरण निकल आएगा। देखिएगा पहले, चलो एक एक समझाते हैं। अब निकल आएगा माध्यिका AD का समीकरण, माध्यिका AD का समीकरण। देखिएगा माध्यिका AD का समीकरण, यही वाला सूत्र, AD का समीकरण। 2 बिंदु हो गए ना। चलो AD का समीकरण, तो इसको समझा जाए x1 y1, इसको x2 y2 समझा जाए। जो A वाला बिंदु है उसको x1 y1 समझ लिया जाए, जो D वाला बिंदु है उसको x2 y2 समझ लिया जाए। तो देखिए जरा माध्यिका AD का समीकरण कैसे निकालोगे, y - y1, ये x1 y1 5 ऐसे, फिर y2 - y1, तो ये x1 y1, तो ये x2 y2, तो y2 - y1, तो 4 और -5, 4 - 5।
अपान x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, तो x2 की जगह देखो x1 y1 x2 y2, x2 और माइनस x1 2, और x माइनस x1 की जगह भी 2, देखिएगा थोड़ा सा, तो y माइनस 5, यहाँ पर बचेगा -1, ये हुआ -5, x माइनस 2। देखिए -5 का इधर गुणा करा देंगे तो -5y और माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 25 बराबर, गौर से देखिएगा थोड़ा सा, ढंग से देखिएगा थोड़ा सा, -1 का गुणा x में कराएंगे तो -x, -1 का गुणा 2 में कराएंगे, ये x इधर आएगा प्लस का हो जाएगा 25, 2 को इधर लाओगे माइनस का हो जाएगा, तो x माइनस 5y, 25 में 2 माइनस कर देंगे 23। ये देखिए एक माध्यिका निकल आई, ये माध्यिका AD का समीकरण निकल आया। किस माध्यिका का समीकरण निकल आया? AD का। अब चलो दूसरी ले लें, 3 होंगी, एक ये हो गई, मान लो ये BE हो गई, तो BE माध्यिका है तो E क्या होगा? देखिए यहाँ पर कह सकते हैं, इधर देखिए BE माध्यिका है, थोड़ा समझिएगा, BE माध्यिका है, तो अगर BE माध्यिका है तो माध्यिका हमेशा जो होती है वो सामने वाली भुजा को किस शीर्ष से खींची गई? B वाले शीर्ष से खींची गई, तो सामने वाली भुजा को मध्य बिंदु पर काटेगी या मध्य बिंदु पर मिलेगी या मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। तो अगर BE माध्यिका हम लोग ले रहे तो जो E होगा, E फिगर में देखिएगा, जो E होगा वो AC का मध्य बिंदु होगा, तो यहाँ पर कह सकते हैं E AC का मध्य बिंदु है। देखिएगा E जो है वो AC का मध्य बिंदु है, तो E के निर्देशांक निकाल लें। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए हम लोग कौन सा कॉन्सेप्ट लगाते हैं? x1 प्लस x2 बटे 2, फिर y1 और प्लस y2 बटे 2। तो देखिए तो E के निर्देशांक कैसे निकालोगे? E किसका मध्य बिंदु है? AC का, तो इसको समझ लो x1 y1 x2 y2, ये -2 है, देखो तो क्या होता है x1 और प्लस x2 बटे 2, ऐसे हो जाएगा x1 और प्लस x2 -2 बटे 2, कामा y1 प्लस y2, तो y2 की जगह -1 है बटे 2, देखिएगा तो E वाला कितना निकलेगा? ये आएगा 0, 0 में 2 का भाग लगाओगे 0, ये 4 में 2 का भाग लगाओगे 2, ये आ गया E। अब देखिए माध्यिका BE का समीकरण, देखिएगा माध्यिका BE का समीकरण, तो B वाला निर्देशांक देखो कितना है? B वाला निर्देशांक है -4, 9, और E वाला निर्देशांक कितना निकला है? 0, 2, देखिएगा 0, 2। तो हम लोग इसमें फिर यही कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, फिर यही फार्मूला लगाएंगे। देखिएगा जरा गौर से, कैसे यही फार्मूला लगाएंगे? तो y माइनस ये x1 y1 x2 y2, तो y1 की जगह 9, फिर y2 माइनस y1, तो 2 माइनस 9 अपान x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, x2 कितना हुआ 0 और x1 कितना -4, तो यहाँ +4 हो जाएगा, और x माइनस x1 की जगह -4 तो +4 हो गया। अब देखिए y माइनस 9, ये 2 माइनस 9 कितना बचेगा? -7 बचेगा, 2 माइनस 9 कितना बचेगा? -7 बचेगा, यहाँ पर 4 बचा, x प्लस 4, इस 4 का इधर गुणा करा देंगे तो 4y माइनस 36, -7 का अंदर गुणा -7x माइनस 28, 7x इधर आया प्लस का हुआ 4y माइनस 36, माइनस का 28 को इस तरफ कर देंगे तो प्लस का 28 हो जाएगा बराबर 0। देखिए तो 7x प्लस 4y माइनस 36 प्लस 28, तो -8 = 0। ये माध्यिका BE हो गई, ये माध्यिका BE। अब एक होगी, ये देखिएगा ये माध्यिका होगी CF, ये माध्यिका होगी CF, तो इसको भी बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करेंगे। F पहले निकाल लेंगे, F किसका मध्य बिंदु होगा? AB का, F किसका मध्य बिंदु होगा? AB का, फिर एक C हो जाएगा, एक F हो जाएगा, तो 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण, यही सेम कॉन्सेप्ट लगा देंगे। तो दूसरे वाले के देखो तीनों माध्यिकाओं के आंसर लिखे हैं, तो उसको आपको सॉल्व करना है, स्क्रीनशॉट लीजिए तो और अच्छे क्वेश्चन बताते हैं। देखिए समझना बहुत ज़रूरी है इनको। अब देखिए इसमें 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, बहुत गौर से देखिएगा, दोनों क्वेश्चन एक ही कॉन्सेप्ट के हैं,
इसमें जो दूसरा लिखा हुआ ये एनसीईआरटी बुक का है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर भी लिखा है 5:97। तो ये दूसरा वाला आपको सॉल्व करना है, एनसीईआरटी का है। दोनों एक ही जैसे लगेंगे, तो पहला वाला हम आपको सॉल्व करके दिखा रहे हैं। पहला और दूसरा दोनों एक ही जैसे सॉल्व होंगे, बिल्कुल एक जैसे सॉल्व होंगे, बिल्कुल एक जैसे होंगे। तो पहला वाला हम आपको सॉल्व करके दिखा रहे हैं, दूसरा वाला आप सॉल्व कर लेंगे क्योंकि बिल्कुल एक ही कॉन्सेप्ट से लगेंगे। लेकिन देखिएगा क्योंकि ये दूसरा वाला एनसीईआरटी का है, ये एनसीईआरटी का है, तो ऊपर वाला हम बताएंगे, तो एनसीईआरटी वाला आप सॉल्व करेंगे। आंसर ये लिखा है, कहा गया है 1,2 और 4,3 को मिलाने वाली रेखा को, मिलाने वाली रेखा को, बहुत गौर से देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। ये देखिए इसे, ये एक रेखा है 1,2 और 4,3 को मिलाने वाली रेखा मान लो ए बी है। 1,2 और 4,3 को मिलाने वाली रेखा को बिंदुओं 2,3 तथा 4,1 को मिलाने वाली रेखा किस अनुपात में बांटती है। मतलब इस रेखा को एक और दूसरी रेखा बांटती है। अब वो रेखा कौन सी, मान लो वो रेखा पी क्यू है, थोड़ा समझिएगा। वो किसको मिला करके बनी है, 2,3 और 4,1। तो मतलब इस रेखा को, ए बी रेखा को, ये जो पी क्यू रेखा ये किस अनुपात में बांटती है। देखो मतलब जो ए बी रेखा है, इस ए बी रेखा को ये जो पी क्यू वाली रेखा है ये किस अनुपात में बांटती है, किस अनुपात में काटती है, किस अनुपात में बांटती है। तो कौन बांट रहा है, पी क्यू किसको बांट रहा है, ए बी को। बिल्कुल सेम ऐसे ही ए बी है। देखो कहा नहीं गया 1,2 और 4,3 को मिलाने वाली रेखा को, मतलब किसको, ए बी को। 1,2 और 4,3 को मिलाने वाली रेखा को, 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 मतलब ए बी रेखा को, मतलब किसको, ए बी रेखा को बिंदुओं 2,3 और 4,1 को मिलाने वाली रेखा, मतलब कौन सी रेखा, पी क्यू, किस अनुपात में काटती है। मतलब ये जो पी क्यू है वो ए बी को किस अनुपात में काटती है। जो ये पी क्यू है ये ए बी को किस अनुपात में काटती है। जो पी क्यू रेखा है 2,3 और 4,1 को मिलाने वाली जो रेखा है वो 1,2 और 4,3 को मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में काटती है। मतलब ये जो पी क्यू वाली रेखा है ये ए बी वाली रेखा को किस अनुपात में काटती है। तो मान लिया जाए, देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये दूसरा एनसीईआरटी का है, बिल्कुल ऐसे ही समझना। मान लिया जाए पी क्यू रेखा, एक चित्र बना लिया ना, ए बी को के अनुपात 1 के अनुपात में बांटती है या काटती है, के अनुपात 1 के अनुपात में काटती है। आइए एक चीज़ बताते हैं आपको। देखिए आज के बाद जब तक वृद्धावस्था, बुढ़ापा तक, आजीवन, इसके बाद मरने के बाद भी आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, बिल्कुल नोट कर लो। इसीलिए हमने कहा हम आपको सिखाने के लिए आए, रटाने के लिए नहीं, आपको ऐसी चीज़ सिखाने के लिए जो आपको जीवन भर काम आए। कभी भी किसी भी सवाल में अगर आपको अनुपात पूछा जाए, जब तक मैथ रहेगी तो आप अनुपात हमेशा ऐसे ही मानेंगे तो जल्दी सॉल्व कर लेंगे। के अनुपात 1, एक तरफ एक ही मानना है। ये जरूरी नहीं कि के अनुपात 1 माने, एम अनुपात 1, एन अनुपात 1, आर अनुपात 1, एस अनुपात 1, लेमडा अनुपात 1 या टी अनुपात 1। मतलब दूसरी साइड अगर आप 1 मानेंगे तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो लिख लीजिए, ये फर्स्ट ईयर, इंटर, बीएससी, एमएससी, एचडी, पीएचडी जो भी करें, एमफिल, बीफिल जो भी आप करेंगे, जब तक मैथ रहेगी बिल्कुल लिख लीजिए, गांठ बांध लीजिए। वृद्धावस्था तक, मरने के बाद अगर ऊपर पहुँच गए वहाँ भी पूछा जाए तो आप याद रखिएगा, किसी भी सवाल में अगर आपको अनुपात निकालना है तो अनुपात आप हमेशा ऐसे ही माना करिए, के अनुपात 1 या लेमडा अनुपात 1 या एम अनुपात 1 या एन अनुपात 1 या आर अनुपात 1 या एस अनुपात 1 या टी अनुपात 1। मतलब इस साइड आपको 1 ही मानना है तो जल्दी सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन। अब बहुत सारे क्वेश्चन आपको आने वाले समय में इंटर में मिलेंगे जिसमें अनुपात मानना होगा। बिल्कुल रट लो, दिमाग में बसा लो, गांठ बांध लो, बिल्कुल फीड कर लो, सोते जागते सब जगह कि अगर अनुपात लेना है तो ऐसे मान लिया करो, एक साइड में 1, एक साइड में तो कुछ भी ले लो तो जल्दी लग जाएगा। तो अब देखिए, तो मान लिया कि माना जो पी क्यू रेखा है वो ए बी को के अनुपात 1 में काटती है। तो कौन काटता है, देखिए बहुत गौर से देखना, काटती है बांटती है। तो ये वाला जो बिंदु होगा, ये वाला जो बिंदु,
तो K अनुपात 1। तो कौन बांटता है? PQ किसको बांटती है? AB को। कैसे? K अनुपात 1 में, मतलब ये वाला भाग जो होगा K होगा और ये वाला जो भाग होगा ये 1 होगा। ये वाला भाग कितना होगा? 1। ये जो बिंदु आएगा मान लो C, इसी को बोलेंगे विभाजन बिंदु। इसी को मालूम है क्या बोलेंगे? विभाजन बिंदु। विभाजन बिंदु बोलेंगे, समझिए बहुत ढंग से। और ये जो विभाजन बिंदु है C, सुनिएगा भैया, ये जो विभाजन बिंदु C है, बिल्कुल ऐसे इसको लगाना है NCERT वाले को। जो विभाजन बिंदु C है ये AB पर भी स्थित होगा, PQ पर भी स्थित होगा, क्योंकि वो बिंदु है, ये वो बिंदु है जहाँ पर AB और PQ एक दूसरे को मिलते हैं। मैथ की भाषा में मिलने को कहेंगे काटते हैं या प्रतिच्छेदित करते हैं। तो C ऐसा बिंदु होगा। अगर आपसे कोई पढ़ा लिखा इंसान पूछ बैठे कि C कहाँ पर है, तो आप बताओगे C AB पर भी है, C PQ पर भी है। तो देखिए बांटता कौन है? PQ। किसको बांट रहा है? AB को। और अगर AB PQ को बांट रही होती तो इधर ऐसे K हो जाता, इधर 1 हो जाता, ये K और ये 1 हो जाता। लेकिन AB बंट रही है, बांट कौन रहा है? PQ। और किसको बांट रहा है? AB रेखा को। तो K अनुपात 1 के अनुपात में, तो विभाजन बिंदु कौन हो गया? C। मतलब जो PQ वाली रेखा है वो AB रेखा को मान लिया K अनुपात 1 के अनुपात में बांटती है। इसी K का भी मान निकालना है। तो यहाँ पर जहाँ से बट रही, कहाँ से बट रही, कहाँ से विभाजित हो रही? C से। तो इसी को बोलेंगे विभाजन बिंदु। इसी को बोलेंगे विभाजन बिंदु। विभाजन बिंदु, विभाजन बिंदु। और ये विभाजन बिंदु कहाँ पर स्थित होगा? ये PQ पर भी होगा और AB पर भी होगा। तो पहले क्या करेंगे, थोड़ा समझिएगा, देखिएगा, बहुत गौर से देखना, बहुत मन से देखना। पहले PQ का समीकरण निकाल लो। PQ का समीकरण। P और Q दो बिंदु हैं, तो दो बिंदु से जाने वाली रेखा का जो अभी कॉन्सेप्ट बताया गया, दो बिंदु से जाने वाली रेखा का जो कॉन्सेप्ट बताया गया, दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का जो आपको तरीका बताया गया, समझाया गया, सूत्र बताया गया, उससे लगाना है, गौर से देखना है PQ का। तो y माइनस ये P वाला x1 y1 x2 y2, बिल्कुल ऐसे ही NCERT वाला लगाना है। देखिए हमने आप बता दिया, हम आपको सिखा करके ही दम लेंगे, बिल्कुल जिद है सिखाने की, इसलिए पढ़िए। चाहे कम क्वेश्चन बताएं एक लेक्चर में, लेकिन बिल्कुल 100% समझाने का प्रयास करते हैं। इसीलिए कहते हैं आपको लगे कि मेहनत कर रहे तो सब्सक्राइब कर दो, या कमेंट्स तो बिल्कुल पढ़ के तुरंत करो कि आपको कैसा लगा। कमेंट से वीडियो बनाने में और अच्छा लगता है। देखिए तो PQ का समीकरण y माइनस y1, तो x1 y1 x2 y2, y1 की जगह 3, गौर से देखिएगा, y2 माइनस y1, x1 y1 x2 y2, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, x2 ये 4 और x1 ये 2, x माइनस x1 की जगह 2। देखिएगा आपका तो PQ का समीकरण क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि इतने जल्दी K का मान नहीं निकलेगा। सुनिएगा जरा, समझिएगा, y माइनस 3, ये बचेगा -2, ये बचेगा +2, x माइनस 2, तो y माइनस 3, इससे इसको काट देंगे तो -1 आएगा, -1 आएगा। ये PQ का समीकरण क्यों निकाला जा रहा है, इसीलिए तो समझना है कि बिना PQ के समीकरण के आप भैया एक K का मान नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए गौर से देखिएगा। ये हो जाएगा y माइनस 3 ने माइनस x प्लस 2, x को इधर ले आओ तो हो जाएगा x प्लस y, x इधर प्लस का, ये -3 और 2 भी इधर आएगा तो -2 हो जाएगा। तो हो जाएगा x प्लस वाई -5 बराबर 0। ये आ गया PQ का समीकरण। इसका काम क्या है, अभी गौर से देखिएगा इसका काम क्या है। इस सवाल को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस सवाल को नहीं समझ पाए तो बुढ़ापे में मरने के बाद आपकी आत्मा भटकती रहेगी, समझ लो। बहुत अच्छा सवाल है, गौर से देखिएगा। ये आ गया PQ का समीकरण। अब देखिए, अब ऐसे थोड़ा सा अलग से देखिए, थोड़ा सा इतना AB वाला फिगर देखो, जैसे ये A वाला बिंदु है 1,2, ये B वाला बिंदु है 4,3, ये C वाला बिंदु है, ये है K और ये है 1, ऐसे ही तो है, ये 1 है, ये C वाला बिंदु है, ये 1 है, ये C इतना फिगर ले लिया। तो C के निर्देशांक निकाले जाएं, C के निर्देशांक देखिएगा
सी के निर्देशांक, सी के निर्देशांक के लिए सूत्र कौन सा लगाओगे, जो अंताविभाजन का आप सूत्र पढ़ के आए हो, अंताविभाजन का सूत्र भैया समझिएगा जरा। देखो ये m1x2 प्लस m2x1 अपान m1 प्लस m2 कामा m1y2 प्लस m2y1 अपान m1 प्लस m2, ये वाला सूत्र। सी के निर्देशांक निकालें। अब कहते पी क्यू का समीकरण क्यों निकाला, तो सब्र करो भैया, सब्र करो, संतोष करो, अभी समझ में आने वाला है कि पी क्यू का समीकरण क्यों निकाला गया। तो देखिएगा जरा सी के निर्देशांक, सी के निर्देशांक देखिएगा, ये x1 y1 x2 y2 m1 m2, x1 y1 x2 y2 m1 m2। तो बताओ सी के निर्देशांक कैसे आएंगे। देखो m1 x2, m1 k और x2 4 तो 4k, गौर से देखिएगा, प्लस m2 x1, m2 1 और x1 भी 1 तो 1 का रहेगा, पान m1 प्लस m2 k प्लस 1, फिर m1 y2, m1 y2 मतलब 3k प्लस m2 y1, m2 1 और y1 2 तो 2 आ जाएगा, अपान m1 प्लस m2 k प्लस 1, ये आए। अब देखिए ये जो C वाला बिंदु है, ये C वाला बिंदु रेखा PQ पर भी स्थित है, तो लिखेंगे, सुनिए बहुत नई चीज़ सीखने जा रहे हो। नई चीज़ इसलिए कह सकते हैं क्योंकि अभी तक कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं मिला तो ऐसा सिखा नहीं पाए। देखिए जो C वाला, अगर आप ऐसे देखिए, ऐसे PQ का केवल फिगर बनाओ, यहाँ पर C भी है और ये AB का फिगर देख लो, AB का सीधी नहीं, ऐसे थोड़ा सा, ये मान लो ये C है, तो ये C PQ पर भी तो स्थित है। जो C वाला बिंदु ये आया तो लिखेंगे जो C है PQ रेखा पर स्थित है, PQ रेखा पर स्थित है। देखिएगा बहुत अच्छा सवाल है, जो C वाला बिंदु है वो PQ रेखा पर स्थित है। C वाला हमने भी बताया था, C एक ऐसा बिंदु है जो AB पर भी स्थित है और PQ पर भी स्थित है। C एक ऐसा बिंदु है जो AB पर भी है और PQ पर भी है, जो AB पर भी है और PQ पर भी है। तो अगर C वाला, और ये है देखो PQ का समीकरण, तो C वाला PQ पर स्थित है तो लिखेंगे C के निर्देशांक। नई चीज़ पढ़ रहे हो, नई चीज़ यहाँ से, नई चीज़, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, समझिएगा थोड़ा। C के निर्देशांक ऐसे PQ के समीकरण को संतुष्ट करेंगे, PQ के समीकरण को संतुष्ट करेंगे। ये नई चीज़ पढ़ रहे हो भैया, बिल्कुल नई, ऐसे सवाल मिलेंगे। मतलब अगर आपसे कोई पूछ बैठे तो आप बता बैठें, क्या बताएंगे सुनिए। कह दिया जाए कि जो C वाला है वो हमने किससे निकाला, C वाला AB से निकाला है देखो, लेकिन C वाला PQ पर भी है। हमने बताया था कि C एक ऐसा बिंदु है जो AB पर भी है, PQ पर भी है, तो हमने यहाँ पर C वाला बिंदु किससे निकाल लिया, AB से। किससे निकाल लिया, AB से। किससे निकाल लिया, AB से। ऐसे इसको लगाना है, लेकिन C PQ पर भी है, तो C PQ पर भी है तो C के जो निर्देशांक है वो PQ के बाहर तो है नहीं, PQ पर ही, तो PQ को संतुष्ट करेंगे। ये बहुत अच्छी चीज़ पढ़ रहे हो, आगे इसका बहुत काम पड़ेगा। इस संतुष्ट जो है ना बउआ, इस संतुष्ट का बहुत काम पड़ने वाला है, बहुत ज़्यादा काम पड़ने वाला है, हद से ज़्यादा काम पड़ने वाला है। तो ज़रूरत पड़ी ना, अगर आपसे कोई पूछे काहे संतुष्ट करा दें यार, कोई ज़रूरी है, तो आप बताओगे जब C वाला निर्देशांक PQ पर स्थित है तो C के निर्देशांक PQ के समीकरण को संतुष्ट करेंगे। तो अगर संतुष्ट कराना, संतुष्ट कराने का मतलब हो गया, सुनिए, संतुष्ट कराने का मतलब हो गया ये जो x का मान है x की जगह रख दें, यही तो है PQ का समीकरण, यही तो PQ का समीकरण है। तो ये जो x वाला मान है वो x की जगह रख दें, y वाला मान y की जगह रख दें। चलिए मान लीजिए कोई चलता फिरता इंसान आपसे पूछ ले क्यों संतुष्ट करा दें, तो पहली बात तो आप बताओगे कि C जो है PQ पर स्थित है। तो अगर आपसे कोई कह दे कि ऐसे तो बहुत सारे बिंदु होते हैं जो रेखा पर स्थित होते हैं, तो क्या हर बार संतुष्ट कराते रहेंगे क्या भैया, हर बार क्या संतुष्ट ही कराते रहेंगे, तो आप बताओगे नहीं, तो यहाँ पर ज़रूरत है संतुष्ट कराने की। अगर कोई पूछ बैठे क्यों ज़रूरत है, तो आप बताओगे जब इस निर्देशांक से इस PQ के समीकरण को संतुष्ट करा देंगे। संतुष्ट कराने का मतलब ये वाला मान x की जगह रख देंगे, ये वाला मान, और सुन लो, अगर ये C वाला बिंदु PQ पर स्थित ना होता, PQ के अगल बगल होता या इधर उधर कहीं होता, तो C वाला बिंदु PQ को संतुष्ट ना करता। तो मान लो अगर कोई आपसे कह दे कि जितने
भी बिंदु होते हैं रेखा पर तो क्या हमेशा संतुष्ट ही कराएंगे? तो आप बताओगे नहीं। तो कोई पूछे क्यों, तो आप बताओगे जब ज़रूरत पड़ेगी तब संतुष्ट कराएंगे। तो अगर कोई पूछ बैठे कि यहाँ पर क्या ज़रूरत है संतुष्ट कराने की, तो आप बताओगे यहाँ पर ज़रूरत है के मान निकालने की। तो जब इस बिंदुओं से इसको पी क्यू के समीकरण को संतुष्ट कराएंगे तो के का मान निकल आएगा। कैसे संतुष्ट कराओगे? ये वाला x की जगह रखेंगे, ये वाला y की जगह रखेंगे। और अगर कोई पूछ बैठे कि कोई जो बिंदु रेखा पर स्थित होता है तो क्या हमेशा संतुष्ट कराएंगे? नहीं, जब ज़रूरत होगी तब संतुष्ट कराएंगे। जैसे यहाँ पर ज़रूरत क्या है संतुष्ट कराने की, अगर इससे इसको संतुष्ट करा देंगे तो के का मान निकल आएगा। के मान की ज़रूरत है इसलिए संतुष्ट करा रहे। तो अगर कोई पूछे कि कोई बिंदु जो रेखा पर स्थित होता है क्या हर समय संतुष्ट करता है? हाँ, तो करता हर समय, लेकिन कराएंगे नहीं। कोई भी बिंदु अगर किसी भी रेखा पर स्थित होगा तो वो बिंदु उस रेखा को हमेशा संतुष्ट करेगा। ये बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये तुम समझ लो। यूनिवर्सल मतलब सार्वभौमिक सत्य है कि अगर कोई भी बिंदु किसी भी रेखा पर स्थित है तो वो किसी भी समय आप संतुष्ट करा के देखना, संतुष्ट जरूर करेगा। लेकिन हमेशा संतुष्ट कराने की आवश्यकता नहीं है। जब आपको लगे कि ज़रूरत है तब संतुष्ट कराना। संतुष्ट कराने का मतलब हो गया जो बिंदु का पहला मान होगा वो x की जगह रखना है, जो बिंदु का दूसरा मान होगा वो y की जगह रखना है। देखिए तो सी वाला ये वाला मान x की जगह और ये वाला y की जगह, क्योंकि यहाँ पर संतुष्ट कराने से फायदा है, k का मान निकाला आएगा। तो कैसे संतुष्ट कराएंगे देखिएगा, इस x की जगह ये लिखेंगे 4k+1 अपान k+1 प्लस इस y की जगह ये लिखेंगे 3k+2 अपान k+1 और -5 को चाहे उस साइड कर दो तो +5 हो गया, उस साइड कर दिया ना, इसको ऐसे कर दो भैया, बराबर 5 हो जाएगा। k+1 एलसीएम कर लीजिए, देखिए तो आ जाएगा 4k+1 3k+2 = 5। देखो 4k और 3k हो जाएगा 7k, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, इस 5 का इसमें गुणा होगा तो 5k और 5 का 1 में होगा कितना आएगा 5। अब देखो ये इधर आ जाएगा 7k - 5k और 5 - 3 तो बचेगा 2k = 2, तो k = 1। तो अनुपात क्या था, k/1 था, या इसी को ऐसे लिखा था k/1। तो k का मान कितना हुआ 1, तो 1/1, या इसी को लिख सकते हो 1:1। और 1:1 हमेशा मध्य बिंदु होता है, बराबर अनुपात है ना, तो हमेशा मध्य बिंदु होता है, हमेशा मध्य बिंदु होता है। 1:1 हमेशा मध्य बिंदु होता है। तो हमने अपनी तरफ से देखिए बिल्कुल पूरी ताकत लगा दी आपको समझाने की। अब आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और आने वाले समय में आपको बिल्कुल मैथ का परिपक्व बना देंगे, विद्वान बना देंगे, चाहे वो कंपटीशन स्तर का हो चाहे इंटरमीडिएट को। इसलिए सब्सक्राइब कर दीजिए और तुरंत कमेंट्स करिए आपको कैसा लगा पढ़ करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।